Hello friends, this is Himanshu Ranjan. Today I came up with one of the important video for all of you. Today I am going to discuss with you expected syllabus for the post of MT Finance का जो वैकेंसी आया था सेल में, तो उसका मैं आज एक्सपेक्टेड सिलेबस डिस्कस करने वाला हूं। सेल ने अभी अभी तक कोई ऑफिशियली आप लोगों के लिए सिलेबस नहीं दिया है, पर बहुत सारे लोगों को यह डिमांड था कि उनको सिलेबस पता नहीं है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या सिलेबस होता है। सो मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड सिलेबस बनाया है। आप ये करके जाना, डेफिनेटली मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल सकता है। ओके, सो आई विल डिस्कस विथ यू एवरीथिंग इन दिस वीडियो। तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आई विल डिस्कस विथ यू एवरीथिंग इन डिटेल मैनर। ओके, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिए। सबसे पहले मैं बता दूं, कुछ ही दिनों पहले एग्जामिनेशन हुआ था ओएनजीसी का। तो बहुत सारे लोगों ने मेरा कोर्सेज परचेस किया था। ठीक है, बहुत सारे लोगों ने मेरा कोर्सेज परचेस किया था और बहुत सारे लोगों को काफी ज्यादा हेल्प हुआ, जो भी लोग सीरियसली उस नोट्स और उस एमसीक्यू को पढ़े। ठीक है, क्योंककि मैं जो कोर्सेज प्रोवाइड करता हूं उसके साथ साथ मैं आपको 30+ पीएसयूज का क्वेश्चन पेपर भी देता हूं, जिससे कि ये हो पाता है कि वो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर पाते हैं कि हाँ पीएसयूज में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको ये भी पता होगा, अगर आपने कभी और पहले पीएसयूज का एग्जामिनेशन दिया है तो आपको पता होगा कि कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसा होता है कि कोई और पीएसयू में पिछली बार पूछा गया तो इस बार उसको उस पीएसयू में पूछा गया, तो सम ऑफ द क्वेश्चंस रिपीट करते हैं। ओके, तो अगर आप बहुत सारे पीएसयू का क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व करते हो तो आपको आइडिया मिल जाता है। और आपको हम सिलेबस वाइज और जो आपका सिलेबस होता है तो उसके चैप्टर वाइज और सब्जेक्ट वाइज तो चैप्टर वाइज तो देते ही है। ठीक है, तो अगर आपको कोर्सेज परचेस करना है तो आप हिमांशु क्लासेस.in वेबसाइट पर विजिट करिए। ओके, सो कोर्सेज अवेलेबल है, तो आप वहां पे जाकर परचेस कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज डिस्कशन जो स्टार्ट करेंगे, हम अभी डिस्कस करेंगे सिलेबस फॉर द पोस्ट ऑफ एमटी फाइनेंस सेल। ओके, आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो वैकेंसी आया था एमटी फाइनेंस का वैकेंसी आया था, क्वालिफिकेशन सीए सीए में मांगा गया था। सीए और सीए में, इफ यू आर ए सीए और सीए में देन यू आर एलिजिबल। ओके, चलिए सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और, अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो ये पीडीएफ आपको कहां से मिलेगा? ये पीडीएफ मिल जाएगा आपको मेरे टेलीग्राम से। ओके, ये पीडीएफ मिल जाएगा मेरा टेलीग्राम से। तो गो एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो, फ्रॉम देयर यू कैन सी वन लिंक इज देयर। बाय क्लिकिंग दैट लिंक you can join my telegram. Okay, from there you will get this pdf and you will also get important update related to my classes. So go and check the description and join my telegram. ओके, वहाँ पे बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे आपको अगर आपको कुछ क्वेरी है तो पूछ भी सकते हो, तो आपको कोई ना कोई रिप्लाई जरूर देगा। हम भी आपको कभी कभी रिप्लाई दे देते हैं। ठीक है, हम आप भी आपको जवाब देते हैं कि आपको क्या क्वेरी है। ठीक है, तब वहाँ पे जुड़िए, आपको कुछ भी सवाल हो तो वहाँ पे आपका उत्तर भी मिल जाता है। ठीक है, चलिए सिलेबस डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे अब देखो, फाइल पहले सबसे पहला देखो अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है? अकाउंटिंग में अकाउंटिंग एज ए फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सिस्टम। ओके, फिर देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग फॉर डिप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, इन्वेंट्री से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ओके, एस9 रेवेन्यू रिकॉग्निशन, फिक्स्ड एसेट फॉर पार्टी प्लांट इक्विपमेंट है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शन जो कि AS11 है, ओके, उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। अगर उसको आप इंडेक्स में लो तो इंडेक्स 21 है। ओके, तो यहाँ से क्वेश्चंस देखने को मिलता है पीएसयू में। AS13 है इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाता है। ओके, यहाँ पे देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट है। कैश फ्लो स्टेटमेंट में किस तरह क्वेश्चन पूछा था मैं बताता हूँ आपको। ऐसे कैश फ्लो में आपको एक लाइन दे देगा, एक स्टेटमेंट दे देगा, उसमें पूछेगा कि बताओ ये ऑपरेटिंग के अंदर आता है, इन्वेस्टिंग के अंदर आता है कि फाइनेंसिंग के अंदर आता है। ठीक है, तो आपको कैश फ्लो अच्छा से आपको पता होना चाहिए कि क्या है जो कि ऑपरेटिंग के अंदर जाता है, क्या है जो कि इन्वेस्टिंग के अंदर जाता है, क्या है जो फाइनेंसिंग के अंदर जाता है। तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। फिर आ गया है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट का अगर आप कंपनी एक्ट के रूप से भी देख लीजिएगा कि कंपनी एक्ट के अंदर इसका सेक्शन नंबर क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीजें आता है। रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस में आप ये देखना कि जो रेशियो एनालिसिस होता है, जैसे आप लोगों ने इससे पढ़ा होगा, एफएम में फाइनेंशियल मैनेजमेंट में पढ़ा होगा, अकाउंटिंग में भी इसको कहीं कहीं पूछा जाता है। ठीक है, इसको रखा गया है चैप्टर्स में, जिसको मैंने
अकाउंटिंग के अंदर ही रखा है, ठीक है। देखिए रेशियो एनालिसिस में क्या होता है ना कि इसमें आपको जो रेशियो एनालिसिस का जो डिवाइड है, मेनली इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो। ओके, तो आपको कभी-कभी एग्जामिनेशन में ऐसा हो जाता है, ऐसा पूछ देता है कि बताओ इसमें एक्टिविटी रेशियो के अंदर क्या है? सॉल्वेंसी रेशियो में मतलब शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर कौन है, लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी रेशियो के अंदर इसमें से कौन है? तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या-क्या आता है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि फॉर्मूलाज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो और भी डेट इक्विटी रेशियो, इक्विटी मतलब जो भी जितने भी टाइप्स ऑफ रेशियोज है वो आपको फॉर्मूलाज पता होना चाहिए, उसका सम सॉल्व करना आना चाहिए। तो इस तरह से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है रेशियो एनालिसिस। आगे देखिए अकाउंटिंग फॉर शेयर कैपिटल ट्रांजेक्शन इंक्लूडिंग बोनस शेयर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। बोनस शेयर का से रिलेटेड आपको सारा कुछ पता होना चाहिए, राइट्स शेयर से रिलेटेड पता होना चाहिए, ओके। ईसॉप से रिलेटेड एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शंस प्लान जो होता है, ईसॉप से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्टिंग किसको बोला जाता है, वेस्टिंग होता है ना उसको किसको बोला जाता है, वेस्टिंग पीरियड किसको बोला जाता है, ओके। डेट ऑफ ग्रांट क्या होता है, ओके। सो ये सब चीजें हैं। बायबैक ऑफ सिक्योरिटी, बायबैक ऑफ सिक्योरिटी का अगर आपको कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि जो बायबैक ऑफ सिक्योरिटीज है एज पर कंपनी एक्ट इसका सेक्शंस क्या है, ओके। सो कंपनी बायबैक कितना कर सकता है, क्या टाइम इंटरवल होता है, ओके। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट, जो कंपनी का जो फाइनल अकाउंट मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कंपनी में आता है, पीएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, सो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। इंपॉर्टेंट यहाँ पे बता दूं, इंड एस और एएस का नाम पता होना चाहिए, इंड एस का नाम और नंबर, इंड एस जितना भी है, ओके। यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इंड एस जितना भी है, ठीक है, इंड एस जितना भी है और एएस जितना भी है, आपको नाम और नंबर, नाम नंबर पूरा अच्छा तरीका से याद होना चाहिए। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए इसको बोल रहा हूँ, अब इसको करके जाना। आगे देखते हैं कोस्टिंग। कोस्टिंग में देखिए क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन कौन सा टॉपिक्स होता है। क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग में आप इंट्रोडक्शन से रिलेटेड आप देख लीजिएगा, जो भी बेसिक कोस्टिंग है वो आप उसको जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप देख लेना। ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ओके। आगे आप देखो मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग में, जैसे कि सिंगल आउटपुट यूनिट क्वेश्चनिंग क्या होता है, ओके। फिर आपको फिर आप ये देख लेना कि जो जॉब कोस्टिंग होता है वो क्या होता है, बैच कोस्टिंग क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि आपको एक एक लाइन दे देगा, उसमें पूछेगा कि बताओ ये जॉब पोस्टिंग के अंदर आएगा, मतलब एक एग्जांपल दे देगा, एक एग्जांपल दे देगा, पूछेगा जॉब पोस्टिंग के अंदर आता है, बैच पोस्टिंग के अंदर आता है, कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग का आता है या प्रोसेस पोस्टिंग के अंदर आता है। तो आप कैसे उसको टिक कर पाओगे, कैसे उसको आप करेक्ट कर पाओगे, कैसे आपको समझ आएगा। तो आपको इसका टर्मिनोलॉजी है कि जॉब पोस्टिंग कहाँ कहाँ लगता है, बैच पोस्टिंग जैसे कि फार्मास कंपनी जो भी है वहाँ पे लगता है, कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग जो भी कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड काम होता है कॉन्ट्रैक्ट पोस्टिंग लगता है, प्रोसेस में कोई एक गुड्स है जिसका बहुत सारे प्रोसेस में काम होता है तो वहाँ पे लगता है। पोस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर जैसे कि होटल हो गया, ये सब जो चीजें हैं जो सर्विस से रिलेटेड है वहाँ पे सर्विस पोस्टिंग ऑफ सर्विस सेक्टर लगता है। तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए, okay? जैसे यहाँ पे सम से रिलेटेड सब कुछ कुछ सम्स देखने को मिलता है पोस्टिंग में, तो यहाँ से आपको मोस्ट ऑफ द जो सम्स देखने को मिलता है पीएसयू में वो मार्जिनल कॉस्टिंग से देखने को मिलता है। बजट एंड बजटरी कंट्रोल को आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, बजट क्या होता है, बजट क्या होता है, बजटरी कंट्रोल क्या होता है। जो बजट बनाए हो उसको कंट्रोल करो कि मतलब जो बजट बनाए हो वो सही तरीका से आप कर पाए कि नहीं कर पाए, उसी को ठीक है बजटरी कंट्रोल पता होना चाहिए। जीरो बेस्ड बजटिंग पता होना चाहिए। जब एक बजट आप स्टार्ट करते हो किसी एक ईयर में, उसको जीरो बेस से स्टार्ट करते हो, तो जीरो बेस्ड बजटिंग क्या होता है। सो ये सब चीजें बजट एंड बजटरी कंट्रोल जो चैप्टर्स है उसमें आप थ्योरेटिकल प्रोसेस पे आप रिलाई करना, कवर अप करना। मार्जिनल कॉस्टिंग में आप ट्राई करना कि थ्योरेटिकल एज वेल एज जो सम से रिलेटेड पोर्शन है उसको भी आप कवर अप करना, क्योंकि बहुत सारे एग्जामिनेशन में जो मार्जिनल कॉस्टिंग ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है वो पूछ देता है, ठीक है। मार्जिनल कॉस्टिंग में बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं, मैं तो मार्जिनल कॉस्टिंग से रिलेटेड मैं यूट्यूब पे एक दो क्लासेस भी मैं डाला हूँ, तो वो क्लासेस देखना वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसे मैं देखा हूँ कि बहुत सारे पीसीएस में एग्जामिनेशन में पूछा जाता है क्वेश्चंस, ठीक है। तो वो क्लासेस आप देख सकते हो, ठीक है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में आप सम्स देख लेना, ठीक है, क्वेश्चंस पूछा जाता है। कंपनी एक्ट में देखो आप, कंपनी एक्ट में यहाँ पे आपका जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है, कंपनी एक्ट में जो इम्पोर्टेंट है वो मैं बताता हूँ आपको।
यहाँ पे आप देख लेना डिविडेंड, डिविडेंड जो कि सेक्शन 123 के अंदर आता है, मतलब सेक्शन 123 से स्टार्ट होता है, ठीक है। यहाँ पे फिर आप देख लेना ऑडिटर से जो रिलेटेड जो चैप्टर्स है, जो कि ऑडिट के अंदर भी आ जाता है, सेक्शन 139 से लेकर के 148। उसके बाद डायरेक्टर देख लेना, ठीक है, डायरेक्टर जो कि सेक्शन 149 से स्टार्ट होता है, 204 तक चलता है, ठीक है। इसके बाद आप कंपनी एक्ट में और भी देख सकते हो, प्रोस्पेक्टस देख लेना, ठीक है। प्रोस्पेक्टस जैसे कि आपको पता होना चाहिए, डिविडेंड प्रोस्पेक्टस जो होता है वो सेक्शन 25 होता है, और एवरेज प्रोस्पेक्टस होता है जो सेक्शन 33 होता है, और सेल्फ प्रोस्पेक्टस होता है वो सेक्शन 31 होता है। ओके, सो ये सब चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए। सेल्फ प्रोस्पेक्टस क्या होता है, रेड एरिंग एक, हाँ, एक रेड एरिंग प्रोस्पेक्टस होता है जिसको कि इनकम्प्लीट प्रोस्पेक्टस भी बोला जाता है, जो कि सेक्शन 32 है कंपनी एक्ट 2013 के हिसाब से। ओके, सो ये सब चीजें आपको सेक्शन नंबर भी पता होना चाहिए, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस का पेपर में देखने को मिलता है आजकल कि इवन दे आर आस्किंग द सेक्शन नंबर। ओके, तो आपको सेक्शन नंबर भी पता होना चाहिए, इसके साथ साथ अंदर का जो प्रोविजंस है वो भी आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर आप मेरा कोर्सेज परचेस करोगे ना, तो उसमें हम इस तरह से आपके लिए हम जो कोर्सेज बनाए हैं ना, वो उसमें सभी तरीका से क्वेश्चन उसमें मैंने डिजाइन किया है कि एमसीक्यूज में कि आपको एक सक्सेस नंबर भी, और चैप्टर वाइज वाइज में बनाया, ताकि अगर आप उस एमसीक्यू से पढ़ते हो तो डेफिनेटली आपको काफी अच्छा फील होगा कि आपका प्रिपरेशन काफी अच्छा हो पाया। और हम आपको 30+ पीएसयू से क्वेश्चन पेपर इसलिए देते हैं ताकि आप जो पढ़े उसको आप खुद प्रैक्टिस कर पाओ कि हाँ, अदर पीएसयू को भी दे रहे हो एग्जाम, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ, अगर आप वहां पे अच्छा स्कोर कर पा रहे हो तो आप एग्जाम में भी अच्छा स्कोर कर पाओगे। इसलिए 30+ हम पीएसयू से क्वेश्चन पेपर देते हैं। पूरा इंडिया में बता रहा हूँ, मेरे अलावा इतना कोई नहीं दे रहा है, आपको भी पता है इतना कोई नहीं दे रहा है। मैं आपसे बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में, मतलब इतना सारे मतलब चीजें आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए काफी ज्यादा एफर्ट भी लगता है। मैंने आप लोगों के लिए हर एक चीज जो भी आप लोगों के लिए रेलिवेंट होता है, मैं आपके लिए हर एक चीज लाने का प्रयास करता हूँ। ऐसा आप देख सकते हो, बहुत बहुत दिनों से लोगों का डिमांड था कि सेल का जो सिलेबस है वो बताइए, तो मैंने वेट किया, अभी तक बहुत दिनों से मैंने वेट कर रहा था कि सेल ने अपना अगर ऑफिशियली अगर कोई सिलेबस निकाले तो मैं वो डिस्कस करूं, ठीक है। पर अभी तक मैंने देखा कि सिलेबस कुछ इन लोग ने निकाला नहीं, तो आप लोगों का डिमांड था कि सिलेबस बताओ, ठीक है, तो आप लोगों के डिमांड पे ही मैंने सिलेबस बनाया। क्योंकि और ये जो सिलेबस मैं बनाया हूँ ना, काफी ऑथेंटिक है, आप इस पर रिलाई कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि मैं जो सिलेबस बनाया हूँ तो पीएसयू का पेपर को देख करके ही बनाया हूँ, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे पीएसयू पेपर देखा हूँ, ठीक है। सो उसके हिसाब से ये सिलेबस बनाया हुआ, तब इसको रिलाई करो, ठीक है। अगर इस सिलेबस को आपको डाउनलोड करना है तो सिलेबस को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। ये मिल जाएगा पीडीएफ आपको मेरा टेलीग्राम से, तो आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, टेलीग्राम ज्वाइन कर ले, वहां से सिलेबस जो है पीडीएफ है वो डाउनलोड कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सब चीजें हैं जो कि आप कंपनी एक्ट के अंदर है, ठीक है। आगे देखो, मर्केंटाइल लॉ, ठीक है, मर्केंटाइल लॉ है, मर्केंटाइल लॉ। मर्केंटाइल लॉ मतलब इसको आप इंडस्ट्रियल लॉ भी बोलते हो, ठीक है। जैसे इसमें आप इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, मैं बता दूं अभी का जो चल रहा है, मतलब 20 इसमें क्वेश्चन से सब पूछा जा रहा है, इवन दे आर आस्किंग द कोई भी एक्ट है तो उसका इनएक्टमेंट कब हुआ, अप्लीकेबल कब से हुआ, तो इस तरह से क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्टर देख लीजिएगा, ओके। सेल ऑफ गुड एक्ट, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, इसके साथ साथ आप देख लीजिएगा सेल ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट, ओके। सेल ऑफ गुड एक्ट देख लीजिएगा, इसके बाद आप देख लीजिएगा बोनस एक्ट, ओके। इसके बाद आप देख लीजिएगा ग्रेचुइटी है। तो ये सब जो चीजें मैं बोल रहा हूँ, जो चैप्टर्स मैं बोल रहा हूँ, आप इसको केयरफुली देख लीजिएगा, ठीक है। मैं तो आपको बता रहा हूँ, मेरा जो कोर्सेस है इसमें सब कुछ कवरेज रहेगा, ठीक है। तो अगर आपको बेहतर प्रिपरेशन करना है तो आप मेरा कोर्सेस परचेस कर सकते हो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। डायरेक्ट टैक्सेस में यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या आपका सिलेबस में रह सकता है। यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट, आपको बेसिक कंसेप्ट पता होना चाहिए डीटी का, ठीक है। अरे कभी कभी तो ये आपको ये पता होना चाहिए ना, कभी कभी मतलब इतना बेसिक पूछ देता है कि जो मतलब जो नॉर्मल जो टैक्सेबिलिटी होता है ना, सीनियर सिटीजन का एज, सुपर सीनियर सिटीजन का, इस तरह से क्वेश्चन का भी पूछ जाता है, तो आपको काफी बेसिक में भी जाना होगा, ठीक है। सर्चार्ज देख लीजिएगा, ठीक है, किसके ऊपर कितना सर्चार्ज, कंपनी के ऊपर कितना सर्चार्ज है, इंडिविजुअल के ऊपर कितना सर्चार्ज है, तो ये सब चीजें आप देख लीजिएगा।
5 हेड्स ऑफ इनकम जैसे कि सैलरी, हाउस पार्टी, बिजनेस लोकेशन, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेस, ये सब चीजें देख लीजिएगा। मैट, ये देख लीजिएगा मैट कब आया, ठीक है, मैट कब आया, ठीक है। सो मैट किसके ऊपर एप्लीकेबल है, मैट का रेट क्या है, एएमटी किसके ऊपर एप्लीकेबल है, एएमटी का रेट क्या है। डिडक्शन अंडर चैप्टर 6 है, ठीक है, ये आप देख लीजिएगा। प्रोविजन रिगार्डिंग टू जो भी टीडीएस से रिलेटेड है वो प्रोविजन आप देख लीजिएगा। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी, आईसीडीएस, आईसीडीएस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो भी आईसीडीएस है उसका नाम और नंबर याद कर लीजिएगा। आईसीडीएस एक क्या है, आईसीडीएस 2 क्या है, 3 क्या है, 4 क्या है, 5 क्या है, ये सब चीजें आप देख लीजिएगा। फाइलिंग ऑफ टीडीएस रिटर्न, जो टीडीएस आप काटते हो तो उसको एक रिटर्न फाइल करना होता है, तो टीडीएस रिटर्न का डेट आपको पता होना चाहिए। इनकम टैक्स रिटर्न आपको पता होना चाहिए। एडवांस टैक्स 15 15 7500 मतलब 15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर, 15 मार्च, 15 45 7500 मतलब कि 15% पहले बार देना पड़ता है, फिर 45%, फिर 75, फिर 100। तो चीजें आप समझ रहे होगे, ठीक है। इंटरनेशनल टैक्सेशन, तो ये सब चीजें आप देख लेना। इंटरनेशनल टैक्सेशन के अंदर आप देख लेना जो भी वेरियस टाइप्स ऑफ इंटरनेशनल जो कैलकुलेशन होता है, कंपेरेबल कंट्रोल प्राइस मेथड, रीसेल प्राइस मेथड, टीएनएनएम, सो बहुत सारे मेथड्स हैं रीसेल प्राइस। सो ये सब चीजें आप देख लेना कि किसके अंदर क्या क्या, तो थोड़ा बहुत आप बेसिक्स देख लेना। इसके साथ साथ आप देख लेना कि एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट होता है, ठीक है। उसमें उसमें एक होता है कि डबल टैक्सेशन, डबल टैक्सेशन उसमें होता है, बायलैटरल, यूनिलैटरल, ठीक है। बायलैटरल रिलीफ, यूनिलैटरल रिलीफ, तो ये सब चीजें हैं जो कि यूनिलैटरल है वो सेक्शन 91 में आता है और बायलैटरल सेक्शन 90 के अंदर आता है। सो ये सब चीजें आप देख लेना जो कि डीटी के लिए काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो डीटी में इतना कर लीजिएगा काफी रहेगा, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्सेस में मतलब जीएसटी में देख लीजिए, जीएसटी एक्ट एंड इट्स अमेंडमेंट से रिलेटेड देख लीजिए, कोई भी अमेंडमेंट हो। इंटरस्टेट एंड इंटरस्टेट सप्लाई किसको बोला जाता है, वैल्यूएशन, जो कि सेक्शन 15 है सीजीएसटी का, वो आप देख लेना, ठीक है। टाइम ऑफ सप्लाई, प्लेस ऑफ सप्लाई, आईटीसी, आईटीसी कितना दिनों तक ले सकते हो, ठीक है। पेमेंट ऑफ टैक्स इंक्लूडिंग आरसीएम, ठीक है। रिटर्न अंडर जीएसटी, जीएसटी का जो भी रिटर्न है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, पीसीएस में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो चीजें आप देख लेना। जीएसटी का जो टीडीएस कंसेप्ट है, जीएसटी का टीडीएस आपको पता होना चाहिए, जो सेक्शन 51 में अंदर है, सेक्शन 51 है, सेक्शन 51 उसमें टीडीएस का पूरा प्रोविजंस को एक्सप्लेन किया हुआ है। और सेक्शन 52 टीसीएस से रिलेटेड बताता है, तो टीडीएस का रेट क्या है, टीसीएस का रेट क्या है, चीजें आप पता होना चाहिए आपको। रिफंड रजिस्ट्रेशन किस, आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में हर एक स्टेट का अपना अपना एक क्राइटेरिया है, कि सभी स्टेट पे ऐसा नहीं है कि सेम ही, मतलब जो टर्नओवर क्राइटेरिया सबके लिए अलग अलग है, इवन द गुड्स के लिए अलग है, सर्विसेज के लिए अलग है, गुड्स एंड सर्विसेज के लिए भी अलग है, तो ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। कॉम्पोजिशन स्कीम, कॉम्पोजिशन स्कीम मतलब जो छोटे छोटे जो सेलर होते हैं, छोटे से मतलब जो बिजनेसमैन होते हैं, तो उन लोग के लिए कॉम्पोजिशन लाया है गवर्नमेंट ने, ओके। तो जो वो चीजें आपको पता होना चाहिए। कस्टम एक्ट आप देख लीजिएगा, कस्टम एक्ट 1962 और कस्टम टैरिफ एक्ट 1975, ओके। सो ये सब चीजें हो गया, वो हो गया इनडायरेक्ट टैक्सेस में। आगे देखते हैं ऑडिटिंग। ऑडिटिंग में टेक्निक ऑफ ऑडिटिंग, प्लानिंग एंड ऑडिट, ऑडिट प्रोग्राम, ऑडिट प्रोसेस, वेरियस टाइप्स ऑफ ऑडिट जो होता है आपको पता होना चाहिए, जैसे इंटरनल ऑडिट, स्टैट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट। सो ये सब जो चीजें होता है, सेक्रेटरी ऑडिट, ये सब चीजें आपको पता होना चाहिए। ऑडिट ऑफ पीएसयूज मतलब सीएनडीजी ऑडिट, सीएनडीजी जो करता है ना पीएसयूज में, गवर्नमेंट कंपनी में। फिर देखो कंपनी ऑडिट मतलब वही जो कंपनी ऑडिट में बताया था आपको, सेक्शन 139 से लेकर 148, तो अब चीजें आप देख लेना। सेक्शन जो इंटरनल ऑडिट का जो सेक्शन होता है 138 होता है, वो चीजें आप देख लेना। और जो पोस्ट ऑडिट है उसका सेक्शन जो होता है 148 होता है, तो ये सब चीजें आप देख लेना। आगे देखिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल बस्टिंग, लीवरेज, कैपिटल स्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, सोर्स ऑफ फंड, डिविडेंड डिसीजन, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट रहेगा, ओके। सो यहाँ पे देख लो आप, मैं लिख दिया देवप सिलेबस इज एक्सपेक्टेड एंड द क्वेश्चंस इज टेस्ट में आस्क्ड फ्रॉम अदर टॉपिक्स, ओके। ये एक्सपेक्टेड मैं बताया हूँ, ठीक है, यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, ठीक है, क्योंकि आप लोग का आप लोग का काफी ज्यादा डिमांड था कि सिलेबस बताइए, तो मैंने आप लोगों के लिए एक एक्सपेक्टेड सिलेबस लेकर आया हूँ। अगर आप इसको कवर अप करके जाते हो, डेफिनेटली यू विल स्कोर वेरी 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 वेल इन योर एग्जामिनेशंस। और आप अपना प्रिपरेशन को काफी बेहतर करना चाहते हो, तो आप मेरा कोर्सेज परचेस कर सकते हो, ठीक है। तो कोर्सेज कैसे परचेस कर सकते हो, आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाइए, मेरा वेबसाइट का लिंक मिलेगा। मेरा वेबसाइट का जो नाम है www.himanshuinclasses.in, उस पर आप विजिट करिए, कोर्सेज वहाँ पे अवेलेबल है।
कोर्सेज परचेस करिए एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जामिनेशन, क्योंकि सेल का जो एग्जामिनेशन है वो आपको कुछ ही दिनों में होने वाला है, कुछ ही दिनों में होने वाला है। ओके, सो इसलिए मैंने आप लोग के लिए सिलेबस पे डिस्कस कर दिया। चलिए प्रिपरेशन में लग जाइए और स्टार्ट करिए प्रिपरेशन। ओके, सो आई होप सो कि दिस वीडियो इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड रेलेवेंट फॉर ऑल ऑफ यू। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस चैनल पे आपको फाइनेंस से रिलेटेड हमेशा इंपॉर्टेंट जानकारी, सबसे अच्छा प्रिपरेशन आपको इसी चैनल से कराया जाता है। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर वीडियो काफी ज्यादा हेल्पफुल लगा तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिएगा। ओके, सो थैंक यू।